गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं दीपक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग बीपीएससी का जो आगामी एग्ज़ाम है 67वीं बीपीएससी का, तो उसको लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उससे रिलेटेड हम आपको रेगुलर जो है वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जिसमें हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको जो प्रोवाइड कराया था तो उसमें हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग बीपीएससी के एग्ज़ाम में जहाँ से कि हर एक साल फिक्स है कि एक या दो प्रश्न जो है आते हैं, वो बीपीएससी का सबसे मान के चलिए कि फेवरेट एरिया है। वहाँ से हर एक साल बीपीएससी एक या दो प्रश्न जो है वहाँ से कवर करती है। तो उस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड आज एमसीक्यू हम लोग करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स, और इसमें कुछ हम लोग प्रोटीन और जो बाकी आपके जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम बताएंगे आपको। उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें हम कवर किए हैं। तो चलिए आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी अधिक लोग वीडियो के लाभ को ले सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एनीमिया के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एनीमिया के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है विटामिन B6 की कमी, यानी कि इसमें ध्यान देना है कि आखिर किसकी कमी से एनीमिया नहीं होता है। ऑप्शन ए में क्या दिया है B6, इसके बाद में दिया है B7 ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में दिया है आपका B12 और ऑप्शन डी में क्या दिया है विटामिन के। और इसमें ऑप्शन ई में जो है ये दे रहा है आपका एक से अधिक सही या फिर कोई सही नहीं। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विटामिन B6 की कमी। तो आपको ध्यान देना है कि विटामिन B6 जो है तो इसकी कमी से एनीमिया होता है। ठीक ना, और पूछा क्या है कि एनीमिया के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी कि इनमें से किसकी कमी से एनीमिया नहीं होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। तो विटामिन B6 की कमी से तो होता है भाई। विटामिन B12 को भी देख ले रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। तो विटामिन B12 की अगर बात करें, देखो विटामिन B6 को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो आपके विटामिन हैं तो उसके नाम को भी पूछा जा सकता है कि अन्य उसके नाम क्या होते हैं। तो विटामिन B6 को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसके कारण इसकी कमी से एनीमिया नहीं होता, ये ध्यान रखना है। बाकी आपको ध्यान देना है, मतलब ये नहीं होगा। अब देखो इसके बाद में क्या कह रहा है कि विटामिन B12 को हम लोग मेन यहाँ पर ध्यान देना है, उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन। और इससे आपको ध्यान देना है कि इसकी कमी से जो है ना एनीमिया होता है। तो ये आपका सही आंसर है इसमें, पहला नंबर। आगे देखो B7 को हम लोग देखते हैं। B7 की अगर बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि B7 की कमी से एक तो आपके बाल झड़ते हैं और बाकी कुछ जैसे चर्म रोग वगैरह होते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। इससे एनीमिया का कोई संबंध नहीं है। ठीक ना, तो ध्यान देना है कि सॉरी इसमें आपको, सॉरी यहाँ पर ध्यान दो, एनीमिया के लिए उत्तरदायी नहीं है पूछा है ना। तो इसमें ये जो है ना विटामिन B6 की कमी से जो है एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से भी क्या होता है, एनीमिया होता है। विटामिन B7 की कमी से एनीमिया नहीं होता है, ये पहला नंबर देख लीजिए। और इसके बाद में विटामिन के जो है, तो विटामिन के की कमी से भी एनीमिया नहीं होता है। इससे ध्यान देना है कि अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो उससे हमारे शरीर में जो रक्त है ना, तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। एनीमिया का संबंध इससे नहीं है। एनीमिया किसे कहते हैं, तो जैसे देखिए अगर आपके ब्लड में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है ना, तो आरबीसी की संख्या कम होने को हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो आरबीसी की संख्या का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से आपका इसमें ध्यान देना है कि दो ऑप्शन सही हैं, विटामिन यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सही हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए कि इस तरह से दो ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन ई जो है ये सही आंसर होगा। तो इसका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ई जो है इसमें सही आंसर होगा। ठीक ना,
चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुमेलित युग्म का चयन करें। इसमें एक तरफ जो है आपका विटामिन दिया है और दूसरी तरफ विटामिन के जो नाम है, रासायनिक नाम जो होते हैं वो इसमें दिए गए हैं। और उसमें पूछ रहा है कि कौन सुमेलित युग्म है, यानी कि सही सुमेलित कौन है। चलिए पहले को देखते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, विटामिन ए। तो विटामिन ए के लिए नियासिन दिया है, तो विटामिन ए को नियासिन नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं जी, रेटिनॉल कहते हैं। ठीक ना, तो रेटिनॉल हो जाएगा इसके लिए, तो ये यानी कि आपका गलत है। अब देखिए बाकी कह रहा है कि विटामिन B12, तो B12 के लिए इसमें राइबोफ्लेविन नाम दिया है, ये भी नहीं होगा, गलत है। विटामिन B6 कह रहा है, तो विटामिन B6 के लिए आपको ध्यान देना है कि विटामिन B6 को, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में ही हम बताया कि इसको हम लोग पायरिडॉक्सिन ही कहते हैं, तो ये सही है आपका। विटामिन B7 दे रहा है, तो विटामिन B7 को हम लोग साइनोकोबाल्मिन नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बायोटिन। विटामिन B7 को क्या कहते हैं, बायोटिन कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि विटामिन सी का स्रोत नहीं है। इसमें यहां पर ध्यान दीजिए, विटामिन सी लिखना था लेकिन जो टाइपिंग वाला है इसको मिस्टेक कर दिया, विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी का स्रोत नहीं है, इसको ध्यान से समझो। विटामिन सी के अगर हम स्रोत की बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि विटामिन सी जो है सबसे पहले पहले तो खट्टे फल में पाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा, स्रोत नहीं है पूछा है ना, तो खट्टे फल में तो पाया जाता है, ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद में टमाटर में भी पाया जाता है, लेकिन हाँ सोयाबीन में नहीं पाया जाता है और दूध में नहीं पाया जाता है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, एक से अधिक सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब देखो भाई, सही सुमेलित नहीं इसमें पूछा है कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए ध्यान से, इसमें आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में दिया है आपका क्या, विटामिन B1। तो विटामिन B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं, ये तो सही सुमेलित है भाई, तो ये सही सुमेलित है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, बाकी इसमें क्या कर रहा है कि विटामिन B12, तो ये भी सही सुमेलित है। ठीक ना, विटामिन B2 को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, तो ये भी आपका सही है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि सही सुमेलित नहीं है पूछा है ना, तो इसमें जो गलत सुमेलित है उसको चयन करना है हम लोग को, तो ये दोनों तो सही सुमेलित है। विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, ये भी नहीं होगा, ये सही सुमेलित है। बाकी कह रहा है कि विटामिन B5, तो इसको पेंटाथेनिक अम्ल कहते हैं, ये भी सही है सुमेलित, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है जो कि गलत सुमेलित हो, सारे के सारे ऑप्शन क्या है, सही सुमेलित हैं। और ऑप्शन, आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई सही नहीं। ठीक ना, ये सारे के सारे सही हैं, सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन मशरूम में नहीं पाया जाता है। मशरूम, यहाँ पर ये टाइपिंग कितना गलती दिया है भाई, मशरूम हो जाएगा। ठीक ना, तो इनमें से कौन मशरूम में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो है हम लोग देखते हैं कि विटामिन के। तो विटामिन के की बात किया जाए तो ये आपको ध्यान देना है कि मशरूम में नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन के इसमें नहीं पाया जाता है, तो एक तो ये हो जाएगा। बाकी कह रहा है विटामिन B2, तो विटामिन B2 पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B3 जो ये भी पाया जाता है, विटामिन B5 भी पाया जाता है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन के जो है वो नहीं पाया जाता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है कि सोयाबीन में क्या नहीं पाया जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे पिछले बीपीएससी में जो 66 जो बीपीएससी था
तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन एक दिया था, और उसमें क्वेश्चन था शायद कि निम्न में से कौन दूध का अच्छा स्रोत नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी इस बार भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपका कुछ कवर करवा दे। 2 क्वेश्चन हम दे दिए इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि सोयाबीन में क्या नहीं पाया जाता है। तो देखो भाई, सोयाबीन में सबसे पहली बात कि विटामिन B1 जो है ये तो पाया जाता है, विटामिन B1 जो है ये उपस्थित होता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं पाया जाता है वो पूछा है, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है कि फॉलिक अम्ल, ऑप्शन बी में क्या दिया है, फॉलिक अम्ल। तो जो फॉलिक अम्ल है ना वो भी सोयाबीन में पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। आगे कह रहा है कि विटामिन ई, तो विटामिन ई जो है ये भी इसमें पाया जाता है, और इसके अलावा सोयाबीन में विटामिन के भी पाया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B7, ठीक है। तो इसमें विटामिन B7 जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटिन होता है। तो ये जो है आपका ये नहीं पाया जाता है, ठीक ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, विटामिन B7, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 7वां प्रश्न, कि इसमें कुछ विटामिन दिए गए हैं और कह रहा है कि विटामिन तथा उनकी कमी से होने वाले रोग के लिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। नियासिन, इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जो है वो क्या दिया है, नियासिन, और नियासिन की कमी से दिया है यहाँ पर पेलाग्रा, ठीक है। तो इसमें ध्यान दो भाई कि जो नियासिन होता है ना, तो नियासिन को हम लोग क्या कहते हैं, नियासिन को हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिए, विटामिन B3। नियासिन क्या है, विटामिन B3 है, और विटामिन B3 की कमी से क्या, तो पेलाग्रा होता है। तो ये तो सही है, कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं वाला पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये तो सही सुमेलित है, ये तो होगा नहीं। आगे देखो क्या कह रहा है, राइबोफ्लेविन। तो देखो राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं, ठीक ना, B2 को कहते हैं, और B2 की कमी से किलोसिस होता है, ठीक ना। तो ये भी सही है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा आपका, क्योंकि गलत सुमेलित के लिए पूछा हुआ है। थायमिन जो है, तो थायमिन मेन इसमें आपको ध्यान देना है कि थायमिन किसे कहते हैं, थायमिन हम लोग विटामिन B1 को कहते हैं। किसको कहते हैं, विटामिन B1 को। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, ना कि रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर होगा, क्योंकि गलत सुमेलित के लिए पूछ रहा है ना, तो ये गलत सुमेलित है, तो इसलिए ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी को देख लेते हैं। डी में क्या कह रहा है कि बायोटिन, तो बायोटिन जो है ना, तो बायोटिन को हम लोग विटामिन B7 कहते हैं, ठीक ना। और B7 के कारण, B7 की कमी अगर होती है तो चर्म रोग होता है, ये भी आपका सही सुमेलित है, यानी कि गलत नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, विटामिन यहाँ पर थायमिन आंसर होगा सही, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। थायमिन की कमी से रतौंधी नहीं होता है, थायमिन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अंडे की जर्दी में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दो भाई, अंडा और अंडे की जर्दी में अंतर होता है, ठीक ना। इसमें अगर अंडे में पूछा जाए तो अंडे में तो आपके विटामिन B6 भी जो है वो भी आपका यहाँ पर ध्यान देना है कि अंडा में मेन आपको पाया जाता है कौन कौन, विटामिन B1, B2, B3, B12, B7, A, D, K, E, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे पाए जाते हैं किस में, ये विटामिन ये मतलब कि अंडे में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है कि अंडे की जर्दी में, तो अगर अंडे की जर्दी में आपसे पूछे ना, तो अंडे की जर्दी में विटामिन ई जो है ना ये पाया जाता है। अंडे की जर्दी में क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो बी, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक ना, जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं,
तो बी कॉम्प्लेक्स ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, B1 B2 B3 B5, इसके बाद में B6 B7 B12, ये सारे के सारे जल में घुलनशील होते हैं। फॉलिक अम्ल जो वो भी जल में घुलनशील होता है, और विटामिन सी ये भी जल में घुलनशील होता है। तो इन सबको छोड़ करके और बाकी जो भी हो जाएगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक ना। तो इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर है विटामिन के, क्योंकि देखिए विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील नहीं होते। ये सारे के सारे किस में घुलनशील होते हैं, ये वसा में होते हैं, ठीक ना। तो इसमें ध्यान देना है कि विटामिन को मेन 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें एक है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B1 B2 B3 B5 B6 B7 और B12 ये हो गए। इसके बाद में फॉलिक अम्ल और उसके बाद में विटामिन सी, ये जो विटामिन हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी 4 ऐसे विटामिन हैं जिसमें विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के, ये चारों के चारों जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि गलत सुमेलित का चयन करें कि इनमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत सुमेलित है। चलो भाई देखो, तो इसमें जो रेटिनॉल दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, रेटिनॉल। रेटिनॉल को हम लोग क्या कहते हैं भाई, विटामिन ए। तो इसकी कमी से मेन कौन सा रोग है, इसमें देखिए एक दे दिया है, इसमें विटामिन दिया है और विटामिन के बाद में दूसरे कॉलम में क्या दिया है, उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में दिया है, ठीक ना। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो ये तो भैया सही सुमेलित है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है कि टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल पहला नंबर की कहते किसे हैं ये जानिए। तो टोकोफेरॉल जो है ना वो विटामिन ई को कहते हैं, ठीक है। और विटामिन ई की कमी से रिकेट्स नहीं होता है, ठीक ना, यानी कि ये जो आंसर है ना ये सही आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में अगला क्या कर रहा है, एक तो ये सही है आपका क्योंकि ये गलत सुमेलित है, ठीक ना। आगे क्या कर रहा है कि कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं भाई, विटामिन डी को कहते हैं। और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा कि विटामिन डी की कमी से ना जो वयस्क होते हैं तो वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया होता है, और बाकी जो बच्चे होते हैं तो बच्चों में रिकेट्स होता है। तो जो आपके रिकेट्स और जो ऑस्टियोमेलेसिया हैं ये दोनों किसके कारण होते हैं, तो कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी की कमी से होते हैं, ठीक ना। तो ये भी आपका सही सुमेलित है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें एक ऑप्शन हम लोग को ऐसा मिला है जो कि गलत सुमेलित है, बी, ठीक ना। आगे देखो अगला क्या कर रहा है, फिलोकिनोन। तो फिलोकिनोन जो है ना भाई, तो इसमें ध्यान दो कि फिलोकिनोन की कमी से आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि फिलोकिनोन को हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि फिलोकिनोन जो विटामिन होता है तो उसी को हम लोग यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो फिलोकिनोन को ही हम लोग विटामिन के कहते हैं। और इसकी कमी से अधिक रक्तस्राव होता है, तो ये भी आपका जो है सही है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, टोकोफेरॉल, ठीक ना। टोकोफेरॉल की कमी से रिकेट्स नहीं होता है, टोकोफेरॉल की कमी से कौन सा होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि टोकोफेरॉल को हम लोग विटामिन ई कहते हैं, और इसकी कमी से मेन नपुंसकता होता है, और बाकी जो पेशियां होती हैं हमारे शरीर की और जो हमारे शरीर में जो जननांग होते हैं तो उनमें कमजोरी होती है, नपुंसकता उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि यकृत में नहीं पाया जाता है, यानी कि जो यकृत होता है ना तो उसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ये मेन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए विटामिन B2 को देखते हैं, तो B2 तो भैया पाया जाता है, ये नहीं होगा। बाकी क्या है, B3, तो B3 भी पाया जाता है, ये भी नहीं होगा। बाकी उसके बाद में कह रहा है फोलिक अम्ल, ये भी पाया जाता है, ये भी सही आंसर नहीं होगा। विटामिन ई की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो विटामिन ई जो है ये यकृत में नहीं पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टमाटर में पाया जाता है। तो देखो टमाटर की अगर बात करें ना तो टमाटर में पहला चीज कि विटामिन के जो है ये तो पाया जाता है, सही है। इसके बाद में कह रहा है कि विटामिन B5, तो ये जो है ना ये नहीं पाया जाता है। इसके बाद में ऑप्शन सी में दिया विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है ना ये भी टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं।
विटामिन B3 की अगर बात करें तो B3 इसमें नहीं पाया जाता है। देखो टमाटर में है ना, तो टमाटर में C पाया जाता है, इसके बाद में K पाया जाता है और इसके बाद में B2 पाया जाता है, ये तीनों पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ई जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन क्या है, सही है, एक से अधिक सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश त्वचा में उपस्थित किस पदार्थ को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, तो जैसे हमारे स्किन में इर्गेस्टिरॉल नामक एक सब्सटेंस पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इर्गेस्टिरॉल। और यही जो इर्गेस्टिरॉल है, इसी पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इर्गेस्टिरॉल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीवित पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। इसको ध्यान से समझो, क्या कह रहा है कि जीवित पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। तो देखिए, पहला चीज आपको बता दें कि अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अगर पदार्थ पूछ दे, कार्बनिक न लगाए, तो कार्बनिक पदार्थ न लगाएगा तो नॉर्मली सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, जल। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, तो ये आपका हो जाएगा प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन जो है ना, तो प्रोटीन आपके जो भी कोशिका बनते हैं, तो कोशिका द्रव्य, बाकी कोशिका झिल्ली, इन सब में एक मेन कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन जो है ये किसी भी जैविक कोशिका या जीवित पदार्थ में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है। आगे देखते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ठीक ना, तो इसमें ध्यान दो भाई, इससे भी प्राप्त होता है, प्रोटीन से भी, वसा से भी और कार्बोहाइड्रेट से भी, तीनों से होता है। लेकिन जो विटामिन है, तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ठीक ना, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ये क्या करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक ना, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, तो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, विटामिन और मिनरल्स करते हैं, यानी कि ये ऊर्जा नहीं देते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में अगर ऊर्जा का है, यानी कि देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछे ना कि प्रति ग्राम में सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्ति होती है हम लोग को, तो प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है, तो प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा आपका वसा देता है। ठीक है, वसा जो है ये प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा देता है। ठीक है, इसके बाद में जब कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में ध्यान देना है कि ओवरऑल अगर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर ऊर्जा की बात की जाएगी ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए वसा को हम लोग ज्यादा मात्रा में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वसा अगर ज्यादा सेवन करिएगा तो वो क्या करता है कि हमारे शरीर में फैट बनाने में जो है उत्तरदायी होता है। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, तो उसको जो है ये उसमें जम करके और उसको पतला संकीर्ण बना सकता है। तो इसलिए हम लोग वसा का ज़्यादा सेवन नहीं करते हैं। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा हम लोग माने ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अगर पर जो ग्राम है अगर पूछे, तो ये सबसे ज़्यादा वसा से मिलता है। बाकी प्रोटीन से भी हम लोग को ऊर्जा मिलता है, जो तकरीबन 1% के लगभग होता है ओवरऑल। ठीक ना, यानी कि जितना हम लोग टोटल ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसमें से लगभग 1% जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलता है, तो ये हम लोग को प्रोटीन से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं अगर पूछे, तो इसमें ध्यान दो कि इसमें कार्बन भी पाए जाते हैं, हाइड्रोजन भी पाए जाते हैं और ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। इसका जो नॉर्मल जो सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CH2O। तो CH2O, और इस तरह से ये जो है मेन आपका क्या होता है, इसका ये इसका सामान्य सूत्र होता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट का। ठीक ना, तो इसमें कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक ना, इनका अनुपात पूछे तो अनुपात क्या हो जाएगा, कार्बन 1, इसके बाद में हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी कि 1:2:1 के अनुपात में ये पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी CHO और N और ये इन अगर चारों की बात की जाएगी तो ये चारों पाए जाते हैं प्रोटीन में, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो कैप्सूल होते हैं, जो कैप्सूल हम लोग यूज करते हैं, तो उस कैप्सूल के खोल जो है ना, तो वो खोल किससे बने होते हैं। तो कैप्सूल के खोल जो है, इसमें आपको ध्यान देना है कि ये स्टार्च से बने होते हैं। कैप्सूल के खोल किससे बने होते हैं, स्टार्च से बने होते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि जंतु स्टार्च किसे कहते हैं। तो देखो इसमें जो ग्लाइकोजन होता है ना, तो ग्लाइकोजन जंतु कोशिका में संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में संचित भोजन के रूप में ग्लाइकोजन पाया जाता है और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जंतु स्टार्च। बाकी अगर पूछे कि जो प्लांट सेल होते हैं, पादप कोशिका, तो पादप कोशिका में कौन संचित भोजन के रूप में पाया जाता है, तो स्टार्च। पादप कोशिका में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में। बाकी अगर फ्रक्टोज की बात करें तो ये सबसे मीठा शर्करा है। और सेलुलोज जो है ना, तो सेलुलोज से ही जो कोशिका भित्ति है पौधों की, पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से। तो इसमें सही आंसर ग्लाइकोजन हो जाएगा। बाकी इन तीनों के बारे में आपको बता दिए। सेलुलोज जो है ना, इसी से मेन जो कागज होते हैं, तो कागज उद्योग में भी सेलुलोज का यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी सेलुलोज से ही मेन जो रेयॉन नामक जो रेशा बनता है, तो रेयॉन रेशा भी किससे बनता है, सेलुलोज से ही बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्ल के बीच कौन सा आबंध पाया जाता है। तो देखो प्रोटीन जो है ना, तो प्रोटीन में एक चीज ध्यान देना है कि ये भी प्रश्न एक बन सकता है कि प्रोटीन जो है, तो प्रोटीन का जब हम लोग अपघटन कराते हैं, जब पाचन होता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप बनता क्या है, तो ये भी ध्यान देना है कि प्रोटीन जब पचता है तो प्रोटीन के पाचन के बाद में मेन यहाँ पर एमिनो अम्ल बनता है, ठीक है। एमिनो अम्ल यानी कि प्रोटीन में बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक ना, जो कि पाचन होने के बाद में टूट करके अलग हो जाते हैं। तो आखिर वो जुड़े रहते हैं, तो जुड़ने के लिए उनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी कोई बहुत बड़ा जटिल अगर कोई अणु बनता है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे जो अणु है ना, वो जुड़े रहते हैं और उनके बीच में एक रासायनिक आबंध पाया जाता है। तो इसमें कौन सा रासायनिक आबंध पाया जाता है, मेन यही हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखो प्रोटीन में उपस्थित जो एमिनो अम्ल है, तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसमें ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इन सभी के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। पेप्टिक जो है, तो पेप्टिक कोई ये बॉन्ड नहीं है, इसमें ध्यान देना है कि पेप्टिक जैसे कि ये एक रोग उत्पन्न होता है, पेप्टिक अल्सर कहा जाता है, जो कि अमाशय में उत्पन्न होता है, तो ये तो नहीं होगा। आगे इसके बाद में ग्लाइकोसिडिक की बात करें तो जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट मेन जो है, इसमें एक पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट जटिल अणु होता है, पॉलीसैकेराइड सबसे जटिल अणु होते हैं। तो जो पॉलीसैकेराइड बनते हैं, तो पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे छोटे छोटे जो अणु है ना, मोनोमर्स इकाई होते हैं जो मोनोसैकेराइड होते हैं। तो मोनोसैकेराइड के बहुत छोटे छोटे जो अणु होते हैं, वो आपस में मिल करके और पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो मोनोसैकेराइड के अणु आपस में जुड़ रहे हैं, तो मोनोसैकेराइड जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित जो माने पॉलीसैकेराइड है, तो पॉलीसैकेराइड में उपस्थित जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड अणु, तो वो किस आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, ग्लाइकोसिडिक। और बाकी अगर पूछे कि प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्ल किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो वो पेप्टाइड हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद में सबसे जो सरलतम जो अणु बनता है वो कौन सा होता है। तो इसमें सबसे सरलतम अणु जो बनता है वो होता है आपका यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद में देखो अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, उसको ध्यान दीजिए। वो क्या कर रहा है कि सबसे मीठा शर्करा कौन सा है। तो सबसे मीठा शर्करा आपसे अगर पूछे तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज। इसको क्या कहते हैं, फ्रक्टोज को। और बाकी इसमें एक दो चीज और भी आपको ध्यान देना है कि फ्रक्टोज जो है, तो फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं, यानी कि फल शर्करा कहा जाता है। इसके बाद में एक आपका हो गया ग्लूकोज।
तो ग्लूकोज के बारे में याद रखना है कि हम बोले ना कि ग्लूकोज क्या है, सबसे इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट के विखंडन के बाद में सबसे जो सरलतम जो अणु बनता है वो होता है आपका ग्लूकोज। और इसके बाद में एक चीज़ और याद रखिएगा ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज जो है, तो ग्लूकोज को हम लोग यहाँ पर अंगूर शर्करा कहते हैं, ठीक ना, अंगूर की शर्करा। इसके बाद में स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च के बारे में याद रखिएगा संचित शर्करा है जो कि पादप कोशिका में संचित होता है। और ग्लाइकोजन के बारे में जैसा कि पिछले क्वेश्चन में ही हम लोग देखे कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग जंतु स्टार्च कहते हैं, ठीक ना, जो कि जंतु कोशिका में संचित भोजन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दो कि जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किया आज के वीडियो में, वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलते हैं, और अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा उसमें हम आपको जो सल्तनत काल है उसको कवर करवाएंगे, यानी कि अगला वीडियो आप लोग का हिस्ट्री का होगा जिसमें हम लोग सल्तनत जो पीरियड है उसको कवर करेंगे। वहाँ से भी आपके बीपीएससी के एग्जाम में मतलब जो हम क्वेश्चन करवाएंगे उसमें से लगभग एक क्वेश्चन पक्का आ ही जाएगा। तो एक या दो क्वेश्चन सल्तनत काल से भी आपके बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में रहते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।